हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ वापस से। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस हमारे लिए ज़रूरी रहेंगी। अब हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार थोड़ी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, इस हेडिंग के अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एक है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा टर्म है सॉल्यूशन। तो पहले अपन इन दोनों टर्म्स को क्लियर करते हैं ताकि आगे की चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। सॉल्यूशन का मतलब होता है एक मिक्सचर, और ये मिक्सचर भी लिक्विड मिक्सचर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? एक टाइप का लिक्विड मिक्सचर है। तो जस्ट सपोज कि हमने इस तरीके का कोई तो मिक्सचर बना लिया और ये मिक्सचर जो है वो लिक्विड है। तो इस लिक्विड मिक्सचर को हम क्या कह रहे हैं? इसी का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है ये चीज? तो पहले तो हम क्लियर ये कर लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों वाली बात है ये। तो सॉल्यूशन एक लिक्विड मिक्सचर होता है। मिक्सचर का मतलब जिसमें हम दो चीजों को, तीन चीजों को मिक्स करते हैं, और क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो ये लिक्विड है और इस तरीके से हमने एक प्रिपेयर किया है। अब बेसिकली बात करेंगे कि इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिसके बेसिस पे हम ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक समझने वाले हैं। इस मिक्सचर में यानी सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है सॉल्यूट। एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा जिसे हम कहेंगे सॉल्यूट, और दूसरा कंपोनेंट है, इसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो बेसिकली होता क्या है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल के मिक्सचर बनाया जाता है, राइट। ये जो दो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों कंपोनेंट में से इसका और इसका कुछ अमाउंट लिया जाता है। तो सॉल्यूट का कोई ना कोई अमाउंट होगा, जैसे मान लेते हैं x अमाउंट। ये x अमाउंट का हमने सॉल्यूट लिया। अब ये अमाउंट आप हो सकता है ग्राम में ले रहे हो सकता है आप ml के अंदर ले रहे हो, क्योंकि ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट हो सकता है कोई सॉलिड हो, जैसे NaCl ले लिया, सॉलिड एक सॉल्यूट है ये, या आपने कोई लिक्विड सॉल्यूट ले लिया, लिक्विड सॉल्यूट ले लिया आपने, ऑलरेडी NaOH ले लिया जो लिक्विड है पहले से। तो आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सॉल्यूट लिया है और उस सॉल्यूट की x अमाउंट ली है। x ग्राम हो सकता है, x ml हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, इस x अमाउंट सॉल्यूट को y अमाउंट सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, y अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ये हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो लिक्विड है, इसलिए सॉल्वेंट लिक्विड होगा। ठीक है, ये सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। जब आप x अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को y अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन, और उसका अमाउंट होगा z। ये z अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब आपको आसानी से समझ में आएगा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। आपको फोकस करना है x अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, y अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो z अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर?
हमारे पास में टोटल फाइनल कोई ना कोई अमाउंट है, टोटल वैल्यू है। आपको यह पता करना है इस टोटल वैल्यू में से सॉल्यूट का फ्रैक्शन या सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, वो हो जाएगी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने फाइनल अमाउंट में सॉल्वेंट का अमाउंट का फ्रैक्शन लिया तो वो आपका सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। बेसिकली हम सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं कैलकुलेट करते, जो हमारी कैलकुलेशंस है यहां पे उसमें हम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है कैलकुलेट करते हैं। इसलिए अब आप समझे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह हो गया कि फ्रैक्शन कितना है, किसी चीज का टोटल में से कितना फ्रैक्शन है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहां हमें यह देखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, और इस टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। अगर आप टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का फ्रैक्शन देख लेते हो, कैलकुलेट कर लेते हो, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। सो आप इसको साइंटिफिक वे के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये चीज अगर आपने कैलकुलेट कर ली, दैट सिंपली मीन्स कि ये आपने कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की पता लगा ली है। ठीक है ये चीज। अब आते हैं हम अपने साइंटिफिक वे के ऊपर। ये मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप दिया, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर वॉल्यूम। अब आप हम साइंटिफिक वे में इसको लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर वॉल्यूम। इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो जाएगा टोटल वॉल्यूम में से अमाउंट कितना है ऑफ सब्सटेंस, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। फिर यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हो तो हम आगे बात करेंगे कि हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम 4 बेसिक तरीके सीखने वाले हैं जिनमें हम एक्सप्रेस करेंगे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को। और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं देखिए। आप एक लाइन लिखिए ताकि आप आगे लिख सकें। लिखिए, कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1, पहला तरीका है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, इसे कहते हैं मास परसेंटेज, या आप इसे कहते हैं वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज ये एक तरीका है, इसको हम वेट परसेंटेज ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है मोल फ्रैक्शंस का। अभी मैं आपको ये सारे बताने वाला हूं, बहुत ही इजी रहेगा। मोल फ्रैक्शंस ये भी तरीका है कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने का। तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा फेमस है ये है मोलैरिटी। इस पे सवाल भी आएंगे, बहुत इजी है। और चौथा तरीका जो है वो होता है मोलैलिटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन चारों के अंदर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा जिससे आपको ये पकड़ में आ जाएंगे, आसानी से आप इनको समझ सकते हो। तो 4 तरीके किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे
एक्सप्रेस करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। ये आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास में है 4 तरीके। अब हम आते हैं एक एक तरीके के ऊपर। पहला तरीका है हमारा मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। तो पहले हम मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज एक्चुअली क्या है, देखिए, जैसे हम किसी भी चीज के लिए परसेंट निकालते हैं, सिंपली परसेंट निकालते हैं, ये वो वाला परसेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपने एग्जाम से रिलेटेड, ताकि आपको जो है वो चीजें समझ में आए। हमने ये कहा कि हमारी एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स वो है 200, टोटल मार्क्स है वो 200 है। आपके मार्क्स कितने हैं, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तो लेट सपोज आपने 150 मार्क्स हैं वो ऑब्टेन कर लिए, इतने मार्क्स तो आपने ऑब्टेन कर लिए। उसके बाद में यहां पर क्या बच रहा है, वो वाले मार्क्स जो आप ऑब्टेंड नहीं कर पाए, नॉट ऑब्टेंड, 50 मार्क्स, इसीलिए तो 50 और 150 मिलाकर के 200 हो गए। इट मीन्स कि जो 50 मार्क्स है वो तो आप नहीं ऑब्टेन कर पाए, 150 आपने ऑब्टेन कर लिए और टोटल बन गया 200। अब आपसे कहे कोई कि आपके पास में कितना परसेंट है, कितना परसेंट आपने अचीव किया है एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि टोटल मार्क्स थे 200, उसमें से आपने ऑब्टेंड किए 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 75%। तो 75% मार्क्स आपके आ गए हैं। समझ में आई ये चीज, परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं। अब हम इन्हीं चीजों को एक बार वापस से देखते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं हमारे मास परसेंटेज से। आपके पास में कुछ टोटल मार्क्स हैं 200, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास में रहेगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। एक तो चीज ये है। दूसरा, ये सॉल्यूशन किन चीजों से बना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, और फाइनली आपके पास में मास ऑफ सॉल्यूट क्या है। ये दो चीजें मिलकर के ये तीसरी चीज बना लेगी। फिर आपको करना ही क्या है, आपको इस फॉर्मूला के ऊपर ध्यान देना है। हमारा ये फॉर्मूला क्या है, नीचे लिखा हमने टोटल नंबर, टोटल मार्क्स, यानी कि नीचे क्या आएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टोटल वाला होता है तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें से 150 क्यों लिखे, क्योंकि 150 आपने ऑब्टेन किए हैं। या अगर मैं इसी चीज को कहूं कि आपने कितने ऑब्टेन नहीं किए हैं, तो आप कहोगे कि 200 में से आपने 50 मार्क्स ऑब्टेंड नहीं किए, इसका मतलब आपने 25% ऑब्टेंड नहीं किए हैं, राइट। तो ये हो गया एक चीज का कॉन्सेंट्रेशन, ये दूसरे चीज का कॉन्सेंट्रेशन। हमें निकालना है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इसमें से मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करना है आपको ताकि आप यहां पर परसेंटेज में आंसर निकाल सकें। और ये फॉर्मूला किसका बन गया, मास परसेंटेज का। कितना इजी है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमारी कैलकुलेशन के अंदर 3 चीजें रहेंगी और इन 3 चीजों में से एक है सॉल्यूशन का मास,
जो टोटल है उसमें से सॉल्यूट का मास कितना है, एंड फाइनली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मैं आपको इस चीज को एक अच्छे से न्यूमेरिकल को लेकर के समझाता हूं। आप एक बार लिख लें लैंग्वेज के अंदर कि मास परसेंटेज क्या होता है। लिखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टोटल सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। एक सवाल करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है? दिया है कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब पूछा है आपसे कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा। आपको यहां पर ये जो 20 ग्राम दे रखा है वो वाटर का मास दे रखा है या वाटर का अमाउंट दे रखा है। आपको ये सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं दे रखा। यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पर क्या कहा है? 2 ग्राम तो सॉल्यूट है, तो ये रहा 2 ग्राम सॉल्यूट। किस में है? इन 20 ग्राम वाटर, तो प्लस 20 ग्राम वाटर भी है यहां पे। अब अगर 2 ग्राम सॉल्यूट 20 ग्राम वाटर है तो टोटल कितना बन गया? 22 ग्राम सॉल्यूशन। समझ में आया? जल्दबाजी मत करना। यदि आप जल्दबाजी कर दोगे तो आपको लगेगा 20 ग्राम सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे? 20 ग्राम सॉल्यूशन में से 2 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो ये आप करने वाले हो और आपका आंसर आएगा 10%, जो कि गलत है। ये बिल्कुल गलत है। सवाल में लिखा है 2 ग्राम सॉल्यूट को 20 ग्राम वाटर के अंदर डाला है। 2 ग्राम सॉल्यूट प्लस 20 ग्राम वाटर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 22 ग्राम। इसलिए हमारा अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास परसेंटेज का मतलब हो गया टोटल सॉल्यूशन का मास 22 ग्राम है। ये इसमें से आपका 2 ग्राम क्या है? सॉल्यूट का मास है, और सिंपली क्या करना है? आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालते हो तो ये आंसर आता है 9.9%। तो आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 9.9% है। ये काम करना है आपको। अगर आपसे ये कहा जाता कि 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, आपको ये कहते कि 2 ग्राम सॉल्यूट 20 ग्राम सॉल्यूशन में है, इसका मतलब सॉल्यूशन 20 ग्राम है, उसमें 2 ग्राम आपका सॉल्यूट है, आप ये करते फिर 10% निकालते तो सही रहता। लेकिन हमको वो चीज नहीं पूछी गई थी। तो ये छोटा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है और कुछ भी नहीं है। मास परसेंटेज समझ में आया कि टोटल में से कितने मास सॉल्यूट के हैं, टोटल एग्जाम के मार्क्स में से कितने आपके मार्क्स आए, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। यह हो गया पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, मोल फ्रैक्शन की। बहुत सिंपल है ये भी। मोल फ्रैक्शन, मैंने आपको मोल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा सकते हैं चैनल के ऊपर, वीडियो वहां पड़ा हुआ है। मैं कोई भी वीडियो अपना कभी नहीं हटाऊंगा यूट्यूब से। यूट्यूब ही डिलीट कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज मैं अपना कोई भी वीडियो नहीं हटाऊंगा। निश्चिंत रहिए, आपको सारे वीडियो वहीं मिलेंगे। एक बार मोल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा वो आपको क्लियर हो जाए। हम दूसरे कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। हमारी दूसरी कैलकुलेशन कहती है मोल फ्रैक्शंस।
अब देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब टोटल अमाउंट में से पर्टिकुलर अमाउंट क्या है, वो फ्रैक्शन है। पिछले कैलकुलेशन में हमने क्या किया था? पिछले कैलकुलेशन के अंदर हमने टोटल मास में से सॉल्यूट का मास कैलकुलेट किया था। समझ में आया आपको? टोटल मास में से सॉल्यूट का मास कितना है वो कैलकुलेट किया था। यहां मोल फ्रैक्शन की बात है, तो आपको क्या करना है, हमारे पास में कुछ होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक चीज, उसके बाद में प्लस कुछ होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और अब आपको कैलकुलेशन क्या करनी है? मोल फ्रैक्शन। हम किसके फ्रैक्शंस, किसके परसेंटेज, किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं अपने टॉपिक के अंदर? हम निकाल रहे हैं सिंपली सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट के ही बारे में बात हो रही है, आप बार बार जो है कंफ्यूज ना हो। हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के निकाल रहे हैं। तो इस वाली कैलकुलेशन के अंदर सेकंड कैलकुलेशन में क्या हो रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्वेंट है, तो टोटल हो गया मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आप टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में से मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करोगे तो आपका क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल सा देखो, आपको क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में से क्या कैलकुलेट किया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बस ये बन गया हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट आराम से इसको ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, परसेंटेज में आंसर नहीं निकालना है। अब बात करते हैं सबसे फेमस कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर की, जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड। हालांकि सारे ही वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिस्ट्री वाले थोड़े ज्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भाई उनके काम की चीज है, डेली काम की चीज है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो है मोलैरिटी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मोलैरिटी। मोलैरिटी के अंदर हमको क्या करना है, एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है। देखिए, जब कभी भी आप कोई मिक्सचर बनाओगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो उस सॉल्यूशन के अंदर आप कोई तो सॉल्यूट डालोगे। अब आप सॉल्यूट जो डाल रहे हो, उस सॉल्यूट का जो भी अमाउंट है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने सीखा है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। आपको क्या करना है, आपका जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के मोल्स पता कर लो और मोल्स को स्टैंडर्ड 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर बनाना है। बहुत सिंपल है ये चीज, ध्यान रखो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, नेट सॉल्यूशन, वो सबसे पहले 1 लीटर बनना चाहिए। टोटल 1 लीटर बनना चाहिए। उसके बाद हम मोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, ये मैं समझा दूंगा आपको। आप एक काम करें, कुछ चीजें लिखें, मोलैरिटी के अंदर लिखिए। सबसे पहला बात लिखिए कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट। ये सबसे ज्यादा यूज्ड यूनिट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फाइनली जो सबसे काम की चीज है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट्स ही की तो बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स इन 1 लीटर
ऑफ सॉल्यूशन। बस ये बात अगर आपने पकड़ ली अच्छे से तो आपको मोलैरिटी बिल्कुल समझ में आएगी। सॉल्यूट के जो भी मोल्स है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, उनको घोल करके आपको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। पहले 1 लीटर बनाना है, उसके बाद हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो बाद की बात है। तो आपको 1 लीटर सॉल्यूशन पहले बनाना है। इसका मतलब ये हो जाता है इनडायरेक्टली, अनऑफिशियली, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी 1 लीटर। टोटल जो है सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम 1 लीटर आना चाहिए। इट मींस आप क्या लोगे, x मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो आपने लिया सॉल्यूट के x मोल्स, प्लस आप लोगे y अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और शर्त यह है कि ये दोनों मिलकर 1 लीटर बन जाने चाहिए। बस ये आप अगर समझ गए तो आप मान लो मोलैरिटी समझ में आ गई है। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमें कैसे ये सब कैलकुलेशन करनी है। फिर हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बहुत इजी रहता है, आपको मैं फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा। पहले हम लॉजिकली ये चीजें निकाल लेते हैं। इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए। क्या था, कैसे लिखा था? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स होते हैं। चाहे वो एटम्स हो तो एटम के मोल हैं, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल के मोल्स हैं। अब मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन करता हूं। सवाल ये है कि वी हैव 1 मोल NaOH सॉल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास में 1 मोल NaOH सॉल्यूशन है। आपसे पूछा गया है प्रिपेयर 0.2 मोल NaOH सॉल्यूशन। इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। आपके पास में क्या है, 1 मोल NaOH का सॉल्यूशन है और आपको 0.2 मोल्स बनाना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको 1 मोल को डिक्रीज करना है। अब इस सवाल की लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है उस इंफॉर्मेशन को पकड़ने की कोशिश करिए। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मोलैरिटी। बिल्कुल, हम मोलैरिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं। मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूशन जो होता है उसका अमाउंट कितना होता है? मोलैरिटी के अंदर टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट होता है 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है, ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 1 मोल NaOH मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है इन 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर हमारे पास में 1 मोल NaOH है। अब मैं इस 1 लीटर को 1 लीटर ना लिख करके 1000 ml कर देता हूं कि हमारे पास 1 मोल NaOH मॉलिक्यूल्स है इन 1000 ml। चीज समझ में आई? अब देखो, मेरे पास में ये बीकर है, इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? इस सॉल्यूशन के अंदर ये रहे NaOH, ये बहुत सारे NaOH है। ये NaOH टोटल कितने हैं? 1 मोल NaOH है। अब मोल कॉन्सेप्ट याद करो। मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स होते हैं। ये जो यहां पे लैंग्वेज लिखी है
इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23, ये देखो मोल्स लिख लिए मैंने, इतने NaOH मॉलिक्यूल्स है इन 1000 ml। यही तो बात हो गई, यही तो कहना चाहता है ना ये। आपको क्या करना है, 1 मोल तो है आपके पास, आप एक काम करो, इतना मोल बनाओ। कैसे बनाओगे, इस बीकर को देखो, इस बीकर के अंदर आपके पास में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मान लो मैं इस बीकर को 2 अलग अलग पार्ट्स में डाल देता हूं, 500 ml इसमें है, 500 ml इसमें है। मैंने क्या किया, टोटल 1000 ml को आधा आधा कर दिया। अगर मैंने 1000 ml को आधा आधा किया तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल मॉलिक्यूल्स इतने थे, आधे मॉलिक्यूल्स इसमें रह गए, आधे मॉलिक्यूल इसमें रह गए। यही बोलूंगा ना मैं कि मेरे पास 100 ml में इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे। मैंने जब उस 100 ml को हाफ हाफ किया 2 बीकर के अंदर, तो ये भी हाफ हाफ हो गए, हाफ मॉलिक्यूल्स, मतलब इसके हाफ इसमें रह गए और इसके हाफ इसमें भी रह गए। ये अमाउंट को तो बोलते हैं 1 मोल। अगर इसका हाफ इसमें है और इसका हाफ इसमें है तो मैं कहूंगा कि 0.5 मोल इसमें है, 0.5 मोल इसमें है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ये जो 500 ml वाला सॉल्यूशन है इस बीकर का, इसमें आधा मोल बन गया। अरे यही तो है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स 1 मोल के बराबर है, इनके आधे मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाफ मोल के बराबर होंगे, उनके आधे होंगे। अगर मैं इसको वापस से 250 ml और 250 ml 2 अलग अलग बीकर में डाल दूं आधा आधा, तो जितने मॉलिक्यूल्स NaOH के हैं वो भी तो आधे आधे हो जाएंगे ना। इसका मतलब इस बीकर के अंदर 0.25 मोल और इसमें भी 0.25 मोल रह जाएगा। ये समझ रहे हो कैलकुलेशन? तो इस पूरी कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, इस 100 ml में से उतना सा सॉल्यूशन लेना है जिसमें NaOH के उतने से मॉलिक्यूल हो जो 0.2 ml के बराबर हो। तो अब आपको समझ जाना चाहिए क्या करना है, आपको 1 मोल को डिवाइड करना है ताकि वो 0.2 बन जाए। बताओ 0.2 1 का कितना प्रपोर्शन है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0.2 1 का कितना प्रपोर्शन है, तो ये 5th प्रपोर्शन है ना, यानी कि 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 और प्लस 0.2, ये 1 मोल बन गया। अगर मैं इस 1 मोल को ऐसे 0.2 में 5 बार डिवाइड कर दूं तो ये बन गया 0.2 मोल। ये 0.2 मोल जितने मॉलिक्यूल्स, ये 0.2 मोल जितने मॉलिक्यूल्स, ये भी, ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स यदि मैं इस 1000 ml को 5 बीकर में डाल दूं, पहला बीकर, दूसरा बीकर, तीसरा बीकर, चौथा बीकर, पांचवा बीकर, इन 1000 ml को मैं 200 ml, 200 ml, 200 ml, 200 ml और 200 ml इसमें डाल दूं तो क्या होगा, अगर इसके 5 हिस्से होंगे तो इसके भी 5 हिस्से हो जाएंगे, इसमें भी आएगा 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 और 0.2 मोल्स। आपको क्या करना था, 0.2 मोल NaOH सॉल्यूशन बनाना था। तो पहले आपके पास में इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे NaOH के, बट ये वैल्यू तो 1 के बराबर होती है। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कम करो ताकि वो 0.2 मोल के बराबर हो, उसको फिर आप क्या करो, 1 लीटर सॉल्यूशन बना लो। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब पूरी कैलकुलेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास, ध्यान से समझिए,
हमारे पास 1000 ml में 1 मोल NaOH है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो इतना इजी है। 1 मोल NaOH present in 1000 ml, so 0.2 मोल NaOH प्रेजेंट इन, इस सॉल्यूशन का अगर आप 5वां हिस्सा लोगे तो आपके पास में क्या आएगा? आपके पास में 0.2 मोल वाला सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 200 ml जो सॉल्यूशन है, ये 200 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.2 मोल NaOH है। अब आपको क्या करना है? मोलैरिटी के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। आपके पास में 200 ml सॉल्यूशन तो वो है जिसमें 0.2 मोल के बराबर NaOH के मॉलिक्यूल्स हैं। आप इसमें 800 ml वाटर ऐड कर दो तो आपके पास में वापस बन जाएगा 1000 ml सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के अंदर NaOH के मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? जितने यहां हैं। NaOH थोड़ी बड़ा है, तो इस सॉल्यूशन को अब हम कहेंगे 0.2 मोल NaOH सॉल्यूशन। चीज समझ में आई? तो 200 ml तो इस सॉल्यूशन का निकाल लो, उसमें 5 हिस्सों में बट जाएगा 1 मोल। फिर आप 800 ml वाटर और ऐड कर दो, बन गया 1000 ml। एक तो तरीका है ये। अगर आपको मोल्स कम करने हैं तो आप सॉल्यूशन कम ले लो, तो उसमें उतने मोल आ जाएंगे। फिर वापस उसको 1000 बना दो, बचा हुआ पानी डाल दो। इसका दूसरा तरीका समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास में सवाल है कि 1 मोल NaOH सॉल्यूशन है, तो हम ये कहेंगे 1 मोल, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 NaOH मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट इन 1000 ml। 1000 ml के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। आपको क्या करना है? आपको यही सॉल्यूशन को 0.2 m बनाना है। तो क्या करेंगे आप? सिंपल सा केस है, देखिए एक फॉर्मूला है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये चीज क्या है? M1 का मतलब है मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया मोल्स ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। V1 का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। उसके बाद में M2 का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, और सॉरी M2 का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन, और V2 का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। ये चीजें हो गई। आप समझिए M1 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है। फर्स्ट सॉल्यूशन का मोल ये रहा, पहले तो हमारे पास में यही है ना, तो M1 इक्वल्स टू 1 मोल, ये वाला। V1 क्या है? ये वॉल्यूम, तो हमको पता है V1 है हमारे पास में 1000 ml, ये 1000 ml V1 है। फिर आपके पास में बोला है कि दूसरा सॉल्यूशन इतने मोल का बनाना है, तो M2 कितना आ गया? 0.2। और आप कितना सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। यही तो चीज कैलकुलेट करनी है, ये आपकी कैलकुलेशन है।
चलिए इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं। कैलकुलेशन जब हमने करी तो m1v1 बराबर m2v2 किया। m1 है 1 मल्टीप्लाइड बाई v1 है आपका 1000 इक्वल्स टू ये है 0.2 और ये वाली वैल्यू x हमें कैलकुलेट करनी है। इसको आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सिंपल है, आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 0.2। ये इधर चला जाएगा ना डिवीजन के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5000 ml। बस ये सही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है ये? आपके पास में 1 मोल NaOH है इन 1000 ml। तो आपको क्या करना है? आपको इस 1000 ml के साथ 4000 ml वाटर ऐड करना है। 4000 ml समझ में आ गए? अगर आप इस 1000 ml के अंदर 4000 ml वाटर ऐड करोगे तो आपके पास में 5000 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्या हो गया? आपके पास में 1 मोल NaOH प्रेजेंट किस में है? 5000 ml के अंदर। पहले तो देखो 1000 ml में 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसमें थे 1000 ml में। अब क्या हो गया? इतने ही मॉलिक्यूल्स है। NaOH का नंबर घटाया नहीं हमने, NaOH का नंबर बढ़ाया भी नहीं हमने। हमने क्या किया? NaOH तो उतना ही था, बस हमने उस वॉल्यूम को बढ़ा दिया, 500 कर दिया। तो अभी आपके पास में क्या है? 1 मोल इतने ml में है और आपको क्या करना पड़ेगा? 1 लीटर ही लेना है ना। आप क्या करो? इस सॉल्यूशन का 1 लीटर ले लो। अगर आप 5000 ml में से 1 लीटर लोगे तो आपने क्या कर दिया? 5000 को 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस डिवीजन के साथ ही जो 1 मोल था वो भी 5 से डिवाइड हो गया, 0.2 m बन गया। समझ में आया? 5000 ml में 1 मोल था, तो इसका जब आपने 5वां हिस्सा किया तो इसका भी 5वां हिस्सा हो गया और 0.2 इसका 5वां हिस्सा ही है। यह होता है मोलैरिटी। उम्मीद है समझ में आया होगा। वापस आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, मुझे पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मोलैरिटी से रिलेटेड ही, तो आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ा अलग तरीके का सवाल है बट है बहुत इजी। इससे आपका थोड़ा तो डर निकलेगा और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी होने लगेंगे। देखिए सवाल क्या है। आपको कहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। बस आपको NaOH की मोलैरिटी अब यहां से निकालनी है
कैसे निकालोगे? आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आपने ये सीख लिया तो मोलैरिटी का कोई और दूसरे टाइप का क्वेश्चन नहीं बचता जो आपसे ना हो। देखो क्या दे रखा है आपको। आपको कहा कैलकुलेट करो मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। आपने 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया इनफ वाटर में टू फॉर्म 250 ml सॉल्यूशन। यानी आपने 4 ग्राम NaOH को कितने ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया कि 250 ml सॉल्यूशन बन गया। ये तो है इंफॉर्मेशन इसमें। तो ये तो बच्चों वाली बात है। क्या कर दोगे? 246 ml। ये हो गया अपने पास में। आपने 4 ग्राम NaOH को 246 ml H2O के अंदर डिसॉल्व किया तो आपके पास में बन गया 250 मिलीलीटर का सॉल्यूशन। लेकिन हम तो जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो तो 1 लीटर का निकालते हैं मोलैरिटी के लिए। अब यही चीज है जो आपको कन्वर्ट करनी है। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, अगर 250 ml में 4 ग्राम NaOH है, मेरे पास में 250 ml सॉल्यूशन है जिसके अंदर 4 ग्राम NaOH है। अगर मैं ऐसा एक और 250 ml ले लेता हूं तो मेरे पास में एक और बार 4 ग्राम NaOH आ जाएगा। मैं एक बार फिर से 250 ml ले लेता हूं तो फिर से 4 ग्राम NaOH आ जाएगा। एक बार फिर से 250 ml ले लेता हूं तो मेरे पास फिर से एक बार ये 4 ग्राम NaOH आ जाएगा। इसका मतलब कि मुझे 1000 ml सॉल्यूशन के लिए 16 ग्राम NaOH चाहिए। अगर मैं 16 ग्राम NaOH 1000 ml के अंदर डिसॉल्व कर दूं तो कुछ सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलैरिटी चेक करनी है। समझ में आ गया सवाल क्या पूछ रखा है अपने को? अब ये तो बात हमको हो गई कंफर्म कि 16 ग्राम इन 1000 ml का सॉल्यूशन है। आपको एक छोटा सा दे रखा था कि भाई हमने 4 ग्राम NaOH को कुछ वाटर में डिसॉल्व किया तो 250 ml सॉल्यूशन बना। तो यहां से निकल गया कि 246 में डिसॉल्व किया। इंफॉर्मेशन ये आ गई कि 250 ml में 4 ग्राम है, तो 250 ml में 4 ग्राम है तो 1 ml के अंदर कितना है? इतना। तो 1000 ml के अंदर कितना है? ये 1000 ml के अंदर आप आंसर निकाल लोगे 16 ग्राम। एक चीज आ गई। तो चलो इस इंफॉर्मेशन को हम अपने पास रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके पास में 16 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 1000 ml में। अब एक बार आपको मोलैरिटी निकालनी है ना, तो पहले ये पता लगाओ कि मोलर मास कितना है। मोलर मास ऑफ NaOH। मोलर मास ऑफ NaOH कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है। 1 मोल NaOH में Na के, O के और H के अलग अलग 6.022 इंटू 10⁻23 NaOH है, 6.022 इंटू 10⁻23 O है और 6.022 इंटू 10⁻23 H है। अगर आप मोलर मास निकालते हो इसका तो वो आता है 39, जिसको आप 40 ग्राम लिख सकते हो।
सिंपल, आई बात समझ में। अब ये सवाल बन गया इजी, और ये सवाल क्या बन गया कि 40 ग्राम NaOH होता आपके पास तो बनता 1 मोल, लेकिन हमारे पास तो कितना ग्राम NaOH है? 16 ग्राम है, इसलिए 16 ग्राम NaOH अगर है तो वो कितना बनेगा? 16 डिवाइडेड बाई 40, 0.4 m। अगर आपके पास में 40 ग्राम NaOH होता तो वो 40 ग्राम NaOH सीधा सीधा 1 मोल के बराबर होता। अगर आपके पास में 20 ग्राम NaOH होता तो वो हाफ मोल होता। ये 20 ग्राम दूसरा है, वो भी हाफ मोल है, तो 40 ग्राम मिलकर 1 मोल है। आपके पास में 20 ग्राम से थोड़ा सा कम है 16, तो आपका सॉल्यूशन क्या है? 0.4। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? लॉजिकल है ये चीज। तो अगर आप इसको फॉर्मूला से समझेंगे तो फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है वो भी बता देता हूं मैं। मेरे ख्याल से अगर आप इसी तरीके से निकालेंगे ज्यादा इजी रहेगा, और फॉर्मूला से निकालेंगे तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कैसे? देखो, आपको अब पता चल गया कि 1 मोल NaOH बराबर होते हैं 40 ग्राम। होते हैं कि नहीं होते? 1 मोल NaOH में 40 ग्राम NaOH के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें कितना ग्राम यूज किया? 4 ग्राम। तो इसका मतलब आपने क्या किया? आपने 40 ग्राम में से 4 ग्राम ही ले रखा है। तो ये क्या हो गया? आपका 4 ग्राम कितने मोल्स के बराबर है वो हो गया। तो आप इसको जरा सॉल्व करें। ये तो 0.4 आ रहा है, ये तो 0.1 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास में जो 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स है वो 0.1 मोल के बराबर है। 0.1 मोल है वो खाली। तो 0.1 मोल अगर आपके पास में है NaOH के, तो आपको क्या करना है? इसको सिंपल सा डिवाइड करके निकालना है यहां मोलैरिटी ऑफ NaOH। 0.1 मोल नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की? ये तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, और वॉल्यूम क्या लिया आपने? 250 ml। अब आप ये सोल्व कर लो। ये ml है, इसको मैं लीटर में चेंज करूंगा तो यहां पर लीटर, और मैंने पॉइंट यहां लगा दिया। फाइनल आंसर आपका आएगा 0.4 मोल्स। ये सिंपल सा हमारे पास में फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। तो आप बेटर है ऐसे निकाल लीजिए लॉजिक से, तो वो आपका इजी रहेगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होती। रीजन है कि मास इसमें सेम रहता है। चलिए बात करते हैं क्या है। नेक्स्ट इज मोलैलिटी। अब हमारे पास में अभी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने मोलैरिटी देखी। मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट था कि आपको नंबर ऑफ मोल्स इतने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है कि फाइनल वैल्यू आपकी 1 लीटर बननी चाहिए। यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है। ये क्या होता है? ये भी होता है नंबर ऑफ मोल्स।
नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं आगे लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो वो मोलैरिटी हो जाएगी, लेकिन हम मोलैरिटी नहीं पढ़ रहे, कंपल्सरी है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जी हां, बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको। आपको फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर नहीं बनाना, यहां मोलैरिटी में बनाना था। आपको यहां पर क्या करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड कर लीजिएगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है। तो देखो क्या होगा, यहां पर सॉल्वेंट खुद 1 kg है, आपने x मोल्स लिए सॉल्यूट के, x मोल सॉल्यूट, और आपने कंपल्सरी है 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना, तो 1 kg आपने सॉल्वेंट लिया है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो 1 kg प्लस सॉल्यूट का जो आएगा वो अमाउंट भी यहां होगा। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन आपका 1 लीटर नहीं है, ज्यादा है। वहां आपको, जैसे वहां पर क्या बात हो गई थी, हमने कहा था कि भाई 200 ml को आप 800 ml में डिसॉल्व करके फाइनल आपको 1000 ml ही रखना है। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ये वैल्यू 1 kg आ जाएगी, तो ये चीज 1 kg से ज्यादा बनेगी हमेशा। ये अंतर है इन दोनों के अंदर। इसका एक फॉर्मूला भी है, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं बाद में हम चेक करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर आपको सॉल्वेंट के मास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करना है। वहां हम नीचे सॉल्यूशन की वॉल्यूम लिख रहे थे, यहां पर सॉल्वेंट की लिखी है, अंतर है दोनों के अंदर। फाइनली मैं बाद में आपको चारों को कंपेयर करके भी बता दूंगा। चलो अभी एक बार एक क्वेश्चन से देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाएगा, इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। सीखते हैं मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। आपको दे क्या रखा है, आपको कहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोल सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml. Calculate the molality. Calculate the molality. आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी बताया था। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला है। यहां से आपको सबसे पहले सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन के मास में से आपको सॉल्यूट का मास हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपको डिवाइड सॉल्वेंट के मास से करना है, ना कि आपको टोटल सॉल्यूशन के मास से करना है। ये अलग है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। आपको गिवन क्या क्या है, यहां पे आपको गिवन है 3m NaCl, 3 मोल NaCl आपके पास में है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास में 3m का मतलब 3 टाइम 6.02 इंटू 10⁻23 इतने NaCl है। 3 बार आप इसको कर लीजिए, 1 मोल प्लस 1 मोल प्लस 1 मोल। 1
मोलर NaCl में कितने ग्राम होते हैं, ये याद करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। 58.5 ग्राम। एक मोल NaCl में इतने ग्राम NaCl होते हैं। आपके पास में कितने NaCl है? 3 मोल। तो 3 मोल NaCl के अंदर कितना हो गया? 3 इंटू 58.5 इक्वल्स टू 175.5 ग्राम NaCl। आपके पास टोटल NaCl इतना है। एक चीज तो आ गई आपके पास में, ये याद रखना। अब आपको ये पता लगाना है कि यहां टोटल सॉल्यूशन कितना है। डेंसिटी दे रखी है, देखो वहां पे डेंसिटी में क्या दे रखा है? 0.25 ग्राम पर ml। इसका मतलब 1 ml में, in 1 ml there is 1.25 ग्राम, राइट। तो 1000 ml की अगर अपन बात करें, 1000 ml में कितना हो जाएगा? 1250, ये आ जाएगा आपका 1250 ग्राम। क्लियर? इतना आ गया। ये है हमारे पास में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? इसमें सॉल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी है। हमको पता है सॉल्यूट यहां पर क्या है? सॉल्यूट है हमारा 3 मोलार NaCl। 3 मोलार NaCl का मतलब कितना NaCl है इसके अंदर? इसके अंदर 175.5 ग्राम NaCl है। तो आपको क्या निकालना है? सॉल्यूट को हटाना है, सॉल्वेंट का मास निकालना है। आपके पास में सॉल्यूशन कितना है? 1250 ग्राम, जो अभी अभी निकाला, ये है टोटल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर से माइनस कर दीजिए 175.5 ग्राम। तो ये क्या बच गया आपके पास में? 1074.5 ग्राम सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का मास आ गया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखो ये तो ग्राम में है, इसको आप 1.0745 kg भी लिख सकते हो, है ना। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये kg में आ जाएगा। आपको kg में ही तो निकालना है ना। अब आपके पास में पूरा आ गया। सिंपली आप इसको एक काम करें, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स है 3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यह है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फाइनल आंसर क्या निकलेगा आपका? 2.79 मोलैलिटी। यह है हमारे पास में 2.79 m। तो मोलैलिटी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको चारों चीजें जो बताई थी एक बार के लिए वापस से बता देता हूं। क्या करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सारी चीजें इजी हैं, समझ में आ जाएगी। हमारे पास में 2 चीजें रहेगी। एक रहेगा सॉल्यूट, एक रहेगा सॉल्वेंट। और आपको निकालनी है 4 चीजें। पहला आपको निकालना है मास परसेंटेज। दूसरा आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शंस। तीसरा आपको क्या निकालना है? मोलैरिटी। और चौथा आपको क्या निकालना है? मोलैलिटी। ये 4 चीजें निकालनी है। इन चारों चीजों में आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे यूज करोगे? सिंपल, अगर मास परसेंट निकालना है तो मास परसेंट के अंदर आपको सॉल्यूट का मास लेना है, ठीक। और एक चीज और ऐड कर लेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास लेना है और सॉल्यूशन का मास लेना है। तो मास परसेंटेज के फॉर्मूला में सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। आपको यहां पर इसका
कोई रोल नहीं है, मतलब फॉर्मूला में कोई रोल नहीं है। वैसे तो सॉल्यूशन बनाने में तो रोल होगा इसका, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कर दोगे, आपका आंसर निकल के आएगा। दूसरी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं और सॉल्यूशन के मोल्स कितने हैं वो यूज करने हैं। अभी यहां इसका भी कोई रोल नहीं है, ये हमारे पास में फॉर्मूला के हिसाब से बता रहा हूं कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आ गया आपके पास में। तीसरा देखो, मोलैरिटी के अंदर, मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूट के मोल्स यूज करने हैं डिवाइडेड बाय यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम 1 लीटर है, वो यूज करना है। तो यहां फिर से सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं आ रहा, फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसमें नहीं आ रहा है। बाकी तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट मैटर कर रहा है, सॉल्वेंट में ही तो डिसॉल्व कर रहे हैं हम। लास्ट में आपको मोलैलिटी के अंदर सॉल्यूट के मोल्स इस्तेमाल करने हैं और आपको सॉल्वेंट का जो है वो फाइनली काम यहां पर आएगा मास, वो भी 1 kg में से इस्तेमाल करना है। और यहां सॉल्यूशन को फॉर्मूला के अंदर यूज नहीं कर रहे। तो ये चारों चीजें आपके पास में निकल के आएगी जब आप कंसंट्रेशन चेक करेंगे तब। सो ये था हमारा टॉपिक कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। इसमें अभी भी कोई डाउट है आप मुझे लिख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और अब से बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर रहेगी। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।